कौन है जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आप उससे अभी कनेक्शन महसूस करते हैं? माँ। आपकी इससे बॉन्डिंग थी अम्मा से? अच्छा देखो, बिल्कुल अजीब सी बात है, मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अपने वालिद साहब से थी, बहुत ज़्यादा थी। और जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो उसके बाद मैंने ये खुद महसूस किया, यार मेरे वालिद नहीं है, मेरी माँ अकेली है, तो मैं उनका बहुत केयर करता था। अच्छा मुझे ये फील होता था कि यार माँ बस हर चीज़ उनकी पूरी करनी, उनकी बात को पूरा करना, उनके साथ बड़ा वो करना प्यार से, वो सब कुछ। अच्छा इसका एहसास उस वक्त हुआ जब मेरी वालदा फौत हो गई और बाहर गाड़ी में इस्लामाबाद जा रहा था शूट पे, तो बाहर गाड़ी खड़ी है, आप यकीन नहीं करें, मैं जिस अपनी सीढ़ी से उतर के आता था तो उस सामने माँ का कमरा, तो मैं वो सीढ़ी उतर के 45 मिनट में मुड़ नहीं पाया था गेट से बाहर जाने के लिए, इतनी देर में डिस्टर्ब रहा। मैंने कहा यार वो जो मैं निकलता था पीछे, जो मेरी माँ दुआएं करती थी यार, वो तो अब दुआएं ख़त्म हो गई। तो फिर मेरा छोटा भाई है, वो मुझे बीवी ने पकड़ के वो फिर मुझे गाड़ी तक लेके गए, तो फिर बस वो आज उसकी कमी महसूस। आप बताएं शरण भाई। मुझे पापा बहुत याद आते हैं। मेरे फादर जो थे वो दोस्त थे, गाइड थे, मेंटोर थे, और जिस अंदाज में उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई वो मैंने बहुत कम फादर्स को देखा है। और एक ऐसा आदमी जो कि सिर्फ वैसे नहीं सिखाया ज़बानी, प्रैक्टिकल करके फिर पूरी दुनिया दिखाई उन्होंने। मैं यूरोप में पैदा हुआ हूँ, इटली में पैदा हुआ हूँ, तो वो मुझे जो खूबसूरती उन्होंने पूरी दुनिया की दिखाई, मैंने स्विट्ज़रलैंड, बुल्गारिया, ये उन्हीं का क्रेडिट है। तो मैं कहता हूँ मेरा फादर ना होते तो, और उनका ये सोच ना होती घूमने फिरने की और ट्रैवल करने की, तो शायद मैंने इतनी दुनिया ना देखी होती। और फिर मेरी गलतियों को उन्होंने जिस तरह सुधारा, मतलब डांट डपट अपनी जगह होती है, हर बाप कर देता है, लेकिन वो समझता है मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक है। He always was tuning me into a better person, and I wish कि वो आज भी होते तो उनसे और सीखने को मिलता। उनकी कौन सी चीज़ों की आप अपने अंदर झलक देखते हैं? पता नहीं, माई फादर वॉज अ ग्रेट पर्सन। मुझे लगता है मैं उनके 25% भी नहीं, और जितने वो मिलनसार थे, जितने वो सोशल थे, जितने खामोश थे वो लोगों के रिश्तों को लेके कि अब उनको राज कोई पता होगा, कभी ज़िंदगी में दूसरे बंदे को नहीं पता चलना। तो जब उनका इशाया हुआ उनकी डेथ के बाद आर्ट्स काउंसिल में, तो जो लोग स्टेज पे आके पापा का नाम ले रहे थे, मैंने ज़िंदगी में कभी उनको नहीं देखा था, और वो कहते हैं ज़ुबैर भाई के साथ मेरा ऐसा था और ऐसा था, और मैं रो पड़ा इस बात पे। मैंने कहा इतना टाइम मेरे फादर ने इतने लोगों को दिया, मुझे पता ही नहीं कि वो अपने अपने किस्से सुना रहे थे कि ज़ुबैर भाई के साथ हमारा ये वक्त गुजरा ही। तो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ज़रा एंटी सोशल हूँ, मैं जगहों पे नहीं जाता, मैं अवार्ड्स में नहीं जाता, मैं रेड कारपेट्स पे नहीं जाता, तो वो मैं थोड़ा सा हूँ इंट्रोवर्ट सा, तो वो नहीं है। सही। अच्छा, ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फैसला कौन सा था? शादी करना। शादी से पहले या शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले। शादी के बाद तो और क्यों? नहीं, वो फिर ये बात मुझे करनी चाहिए नहीं, लेकिन मुझे कर देनी। हम ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे होते हैं ना, जिन पे जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, फिर वो बेचारे कोई भी फैसला जो है ना एकदम नहीं कर पाते, उनको बड़ा सोचना होता है। फिर सोचना होता है कि यार अगर बीवी अगर ऐसी हो गई तो माँ की खिदमत नहीं की, और बहन भाइयों को अच्छी तरह न देखा, मुझे अच्छी तरह न देखा, क्या होगा। वो ये एक टेंशन सी थी, और मेरी माँ ने पसंद की, और मेरी माँ ने सिर्फ मुझे इतना कहा कि यार ये तोहफा है तुझे, ज़िंदगी में तू याद रखेगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो शादी हो गई। आज माशाल्लाह 23-24 साल हम लोग की शादी को हो गए, तो वाकई एक तोहफा ही, हर तरह का ख्याल, बहुत अच्छी तरह से खाना ये खाया, क्या ये किया, वो किया, हर तरह का ख्याल। और मेरे जो बहन भाई हैं उनका मुझसे बढ़ के ख्याल रखना, और कंबाइंड जॉइंट सिस्टम को मजबूत करके चलना, ये मेरी बीवी की बेपनाह खूबियाँ है ना, जिसको ये तो बस जिंदगी का अच्छा फैसला हो गया। आपने मुश्किल फैसला किया। मुश्किल फैसला ये था ना कि मैं कर नहीं पा रहा था कि यार ये क्या होगा, मसले मसला। और वैसे कितनी लकी माशा से हमारी भाभी कि इनकी पीठ पीछे और नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। करना पड़ेगी। घर भी जा रहे। आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला क्या था? मेरे ख्याल में मेरा वो जो एज थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिसाइड ये करना था जब मेरे पेरेंट्स अलग हुए
कि क्या मुझे इटली में रहना है कि मुझे पाकिस्तान में रहना है। वो जो उनके अलग होने के बाद का ये फैसला था, ये साइकोलॉजिकली बड़ा हैवी था मेरे लिए। तो बस वो एक फैसला था तो मैंने फिर डिसाइड खुद दिया। हाँ, फिर मैंने डिसाइड ये किया कि मेरे फादर चूंकि सब कुछ छोड़ छाड़ के वालदा के हवाले करके आए थे, तो मुझे लगा कि ही नीड्स मी मोर। मैं पापा के साथ हो गया, तो वो फिर हमने बिल्कुल अपने फादर को ज़ीरो से दोबारा ग्रो करते हुए देखा। जो आदमी यूरोप में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का मेंबर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर, तो फिर ज़ीरो से उन्होंने जो लाइफ स्टार्ट की ना, और वो लग्जरी छोड़ के फिर बसों में, रक्षों में फिरना। जो आदमी यूरोप में गाड़ियां चेंज करता था, वो रक्षों से, बसों से जा रहे हैं, तो उससे सीखने को बड़ा मिला। शमून भाई, आपके वालदा से फिर आपका कनेक्शन रहा, लेकिन जाहिर है मेरा शायद दिल उस तरफ ज्यादा था, पापा की तरफ। तो वो होता है ना, आप कहते हो जी वालदा के पास तो सब है, गाड़ियां हैं, पैसे हैं, ड्राइवर हैं, ये है वो है, तो जी इनको तो पैसा बचा ही लेगा कहीं ना कहीं। फादर को इस वक्त इमोशनल उसकी बहुत, तो मैं उनके साथ अटैच हो गया। फिर एक छोटे से सोफे पे मैं सोता था, उसी सोफे पे मैं बड़ा भी हो गया, मेरी टांगे निकल आई बाहर। तो एक दिन मेरी पुप्पी आके कहने लगी, कहती है जब इस पे लेटा था शुरू में तो उसकी टांगे अंदर थी, आज की टांगे सोफे से बाहर आ गई हैं, तो इसको जुबैर भाई एक बेड दिला दे। क्या वाकई पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है? आप मुझे दें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, आज के दौर में तो पैसे से ही खुशी खरीदी जा सकती है। तो भाई जो लोग कहते हैं कि जी पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, वो गलत कहते हैं। खरीदी जाए भाई, आज के दौर में तो मुझे लगता है, देखें, खुश रहना ना एक तो स्टेट ऑफ माइंड भी है, एक है पुरसुकून रहना। हर वक्त आप खुश नहीं रहते, लेकिन पुरसुकून आप रह सकते हैं। खुशी ऐड हो जाती है पैसों से, लेकिन पुरसुकून रहने का एक प्रोसेस है, उसका अगर आप समझ लें तो आई थिंक इट्स फाइन। आपके ख्याल में आजकल ड्रामा या फिल्म के एक्टर्स वाकई अपने प्रोजेक्ट या अपने किरदार में दिलचस्पी लेके काम करते हैं, या ये भी बस एक नौकरी ही है? नहीं, दिलचस्पी लेके काम करने वाला ही फिर सरवाइव करता है, नौकरी करने वाला फिर वो नौकरी के लिए रह जाता है। ट्रू। मुझे लगता है ये जो नई नस्ल आई है ना हमारी, ये बीच में गुजरी थी, उसने नौकरी की तरह किया। ये जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, इन्होंने बहुत सीरियस लिया काम को। इसलिए आप देखिए कि एक वक्त था, अभी 5-8 साल पहले हमारा ड्रामा बैठ गया था, क्योंकि उसमें हीरोगिरी और खूबसूरती और बाल बनाने में बहुत टाइम लग रहा था। अब मैं इन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ये स्क्रिप्ट में गुदे हुए हैं, ये पूरे सीरियल डिस्कस कर रहे होते हैं सेट पे, ये इतने इंटेंस हैं कि ये कहीं फ्लॉ नहीं छोड़ना चाह रहे। अच्छा, फिर उनको पता है इनके सामने नैयर भाई जैसा एक्टर भी आ जाएगा, फलाने जैसा एक्टर, तो इनको पता है यार चैलेंज भी बड़ा है, जरा से भी कच्चे पड़ गए ये पुराने लोग हमें खा जाएंगे, तो दे आर ट्राइंग टू कम एट पार। इसका मतलब है आपको कॉन्फिडेंस है जो आजकल की जी जो मुझे बहुत पसंद है ये नस्ल जो अभी ये आई है ना, नई वाली। और मैं सबको कहूंगा कि नए बच्चे जितने भी आ रहे हैं, प्लीज एटीट्यूड को कम करें और थोड़ा कोशिश करें कि काम पे, क्राफ्ट पे। आपको वैसे कौन सा प्रॉमिसिंग एक्टर लग रहा है? एक नाम लेने पे ब्रेक पे निकलूंगी यार, एक से एक एक्टर का नाम। मुझे काफी सारे बच्चे हैं, ये अली रजा मुझे पसंद है, अली रजा बहुत अच्छा है। मुझे हमजा सोहेल बहुत पसंद है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और भी 1-2 लड़के हैं। नहीं भाई, आपको ये बिलाल अब्बास, यस, ये अली रजा जो ये कह रहे हैं वो भी अच्छा है। खुशहाल खान भी कुछ अच्छा है, लेकिन वो थोड़े से कैरेक्टर की सिलेक्शंस पे थोड़ा जोर दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। चले, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, हमारे दिल की बात जारी रहेगी, बस हम कॉफ़ी टेबल से उठ के वहाँ पर बैठ जाएंगे, आप लोग ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ नईर एजाज साहब, मेरे साथ शमून अब्बासी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जनाब हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मॉर्निंग शो जा रहा है, क्योंकि देखिए ये हमारे दोनों ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने जब शो शुरू हुआ था कि जी नेगेटिव रोल के बेताज बादशाह, तो जब ये सुनते हैं तो आपको वो होता है कि अच्छा यार, जैसे आपने तो बता दिया कि तो हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन एक डिफरेंट कैरेक्टर के, फिर आपने हीरो के भी किए, लेकिन फिर इसमें नेगेटिव रोल्स भी किए, तो कैसा लगता है जब कोई कहता है यार नेगेटिव? हाँ, नहीं, मैंने बहुत जल्दी समझ गया था मैं कि वो इस पर्सनालिटी मतलब हीरो शीरो वाली नहीं है। अच्छा, एक वक्त ऐसा था कोयटा में कि मुझे वो लोग नेगेटिव रोल देते ही नहीं थे। नहीं यार, ये पॉजिटिव, कभी मुझे टीचर बना दिया, कभी भाई बना दिया, कभी कुछ बना दिया। मैं कही यार, और एक तो नीलोफर अब्बासी साहबा के साथ मैं हीरो था उसमें,
पार्क में घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले अपने आप को देख के मैं कहा नहीं यार, ये वाला मैं नहीं ठीक लग रहा, तो मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, कुछ अलग अलग कुछ करना चाहिए। तो वो फिर चीज़ें जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर आपको समझ आती है कि यार किस किस को देखना है। फिर वो जो दी मार्लन ब्रांडो साहब का जब काम देखा, उसके बाद समझ आई। फिर डिनीरो साहब को देखा, तो फिर नहीं यार, ये जो हम कर रहे हैं ये तो फिर आप सारी उम्र एक स्टेल सा काम करेंगे, और अगर आपने कुछ अलग करना है तो फिर आपको कुछ चीज़ें अलग अलग टेस्ट करनी। शिमून में आपको नेगेटिव रोल करने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर वो हीरो वाले में? आप मुझे लगता है कि मुझे लगता है विलन ही मज़ा आता है। ज़रूर उनको मज़ा आता है। अच्छा, मेरे कुछ सवालात आपसे रहेंगे और आपने वही वैसे ही जैसे वहाँ बैठ के दिल से जवाब दे रहे थे ना, अभी भी दिल से उसका जवाब देना है। तो सवाल मेरा ये है, ओहो हो बड़ा मुश्किल सवाल है, कि आपको पहला क्रश याद है और पहला क्रश कौन सी उम्र में था? बीवी बड़ा माइंड करती है जब मैं क्रश के बारे में बताता हूँ, तो काफ़ी वो परेशान हुई थी। क्रश व्रश में वो एक बेशऊरी की लाइफ होती है जिसमें आपको पता ही नहीं होता। कोई एक्टर भी क्रश हो सकता है? हाँ, नहीं वो एक्टर क्रश तो है, जैसे सुष्मिता सेन, वो बेहतरीन क्रश है, आज तक क्रश क्या है। अच्छी चॉइस है आपकी। लेकिन अपने बचपन का बताया ना मुझे। फरियाल गौर जी के साथ। फरियाल गौर, हाँ, क्या उनका बनता है, क्रश था बहुत ज्यादा। और लेकिन वो इतनी दबंग खातून है कि उसको इजहार नहीं कर सका, लेकिन मेरा दिल था कि मैं उनको कह देता कि जी मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। तो बस वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब बीवी आपकी लाइफ में आ जाती है, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको समझ जाए और वो आपके साथ बीवी कम और दोस्तों की तरह रहे, कुछ चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में उसको वो नॉर्मल कर दे, तो फिर आपकी लाइफ बड़ी बेहतरीन हो जाती है। ये तो नहीं हो, तो बचपन की वो क्रशेस पूछना, तो वो फरियाल जी, फरियाल जी। आप बताएं। मेरी जी बचपन की मोनिका बेलुची थी, मुझे बहुत पसंद थी वो। और बाकी वो होते हैं स्कूल वूल में जो होते हैं टेम्पररी। क्या उम्र थी वैसे? 48 घंटे का जो क्रश होता है। हाँ, उस एज में क्रश के बाद क्रैश हो जाता है। उम्र होगी कोई क्या 14, 12, 13, 14, अचानक एक लड़की ब्लू आंखों में अच्छी लगना शुरू हो गई। लगा बस यही जिंदगी में जो है ना वो रहेगी। अब 48 घंटे बाद भूल गए। ओ हाँ, वो यस तुम तो क्रश थी। खेलने में लग गए, भूल गए लड़की को पीछे। वो पता क्या, उस एज में ये होता है कि आपको कुछ समझ नहीं ना होती, तो वो क्रश कवर कैसे करे ना एक दूसरे को, नहीं कोई एज ऐसी होती है। आप ये चेक करें जरा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के दोनों आपस में डरे भी हुए ना कि हाँ जी, बिल्कुल डरे हुए, घर जाना जी। अच्छा, क्या वाकई कामयाब मर्द के पीछे एक समझदार औरत की सपोर्ट होती है? इसमें कोई शक नहीं है। कामयाब मर्द के पीछे उसकी वजह ये है कि स्पेशली मैं, औरों को तो नहीं, हम तो शोबिज से बिलोंग करते हैं, तो शोबिज में ये है कि अगर आपको बीवी समझदार और सेंसिबल मिल जाए, जो आपके रिश्तों को, आपकी लाइफ को उस तरह से डील करना शुरू कर दे, तो फिर आप समझ लें कि कामयाब। शोबिज में तो ये भी ना, ऑफ कोर्स आप लोग शूट के लिए जब बाहर जाते हैं, फिर उनको होता है कि अच्छा जी हीरोइंस हैं, फिर एक हाँ, ये भी है ना, इसको बर्दाश्त करना भी। हाँ, वो बस वो ये है कि उनको ये चीजें समझ आ जाती है ना, जब बीवी समझ जाती है कि यार मेरा शौहर जो गया है वो हमारे लिए रिस्क कमाने के है, वो काम है और काम की तरह काम है, फिर आपके कोई मसले मसाइल उस तक नहीं जा रहे, फिर वो आपके साथ बहुत ज्यादा साथ चलती है। आप बताएं शमून भाई। आई एग्री 100%, यही बात है कि, और मुझे लगता है कि हमारी एज हस्बैंड्स भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसी कोई खामखा की कोई बात डेवलप हो रही है ना बीवियों के दिमाग, तो वो कोशिश करें उसे क्लियर करें, ना कि उसको हम अपोज करें या हम लड़ें उस पर। हम कोशिश करें और क्लियर कर दें, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है। और जिस वक्त वो औरत आपके साथ एक दफा सिंक्रोनाइज हो गई, फिर मैं आपको बताऊं, फिर वो सबसे बड़ी ताकत वही बन जाती है। माँ बाप के बाद मुझे लगता है उससे ज्यादा सिंसियर कोई शख्स नहीं होता आपकी लाइफ में। बिल्कुल। अच्छा जी, खुशगवार शादीशुदा जिंदगी में कौन से लवाजमात का होना जरूरी है? मेरे नज़दीक ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुखी हो, आपके जो रिलेशंस हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतरीन हो, और जब आप ये चाहते हैं कि मेरे रिलेशंस के साथ, मेरे जो जितने करीबी लोग हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे हों, तो आपको अपनी बीवी की भी वो जो उसके रिलेशन है उनके साथ भी बेहतर रहना होता है, तो उसके साथ ज़िंदगी आपकी बेहतरीन गुजर जाती है। आप बताएं शमून भाई।
बिल्कुल ऐसा ही है भाई। नैयर भाई सारी सवाल के जवाब तो सही खुद ही दे देते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। अच्छा भाई एक बात मैं बता दूं, मैं आ गया था, शमून भाई चूंकि दूर रहते हैं, हमारी कोई आपस में ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम एक दूसरे, लेकिन हम एक दूसरे को वैसे ही कम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो आप इसको ये ना समझे कि हमने तय किया हुआ, तय कुछ नहीं किया हुआ हमने आपस में, ना मदिया आप गवाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रही हूँ बड़े अच्छे तरीके से दोनों एक दूसरे को बचा बचा के ऐसे से करके चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, माफी मांगना मुश्किल है या माफ करना ज्यादा मुश्किल है? माफ करना ज्यादा मुश्किल, और मैं अक्सर माफ कर देता हूँ। और वैसे माफी मांगी आपने? मांगता हूँ, अगर मैं गलती पे हूँ तो मैं फौरन कहूँगा यार सॉरी मुझे माफ कर दे। ये मेरी शुरू से आदत है। मैंने कोई गलती की है उस पर मैं पहले जाके कहूँगा कि जी मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। तो इसमें कोई बात। आप बताएं, माफी मांगना मुश्किल है या माफ करना? माफ करना भी मुश्किल है, माफी मांगना मुझे लगता है ये आपके मिजाज के ऊपर है कि आप अगर एक खामखा के आप जरा अकड़ू से आदमी हैं और आप मानने नहीं चाहते कि आप कभी गलत हैं। कुछ लोग होते हैं समझते हैं पूरी जिंदगी में ठीक ही था, तो वो नहीं माफी मांगते। माफी मांगने से मुझे लगता है बड़ा आपके अंदर से वजन जाता है, बड़ापन महसूस होता है, सामने वाले को भी फील होता है, और आप डिफ्यूज कर देते हैं बड़े बड़े सिचुएशंस आप डिफ्यूज कर सकते हैं माफी मांगने से। क्या बात है। चलिए अब मैं जो आखिरी सवाल है पहले आपसे पूछूंगी, वरना मुझे डर आप यही वो ना बोल दें वही। नहीं भाई बात करें, लोगों से शिकायत करके दिल हल्का कर लेना सही है या बात दिल में रख लेनी चाहिए? डिपेंड करता है। देखो हर बात ना, मुझे नहीं लगता कि हर वक्त आपका मुंह चलता रहे। हर प्रोसेस, कुछ चीज़ें अपने अंदर प्रोसेस करना सीखें, जगह बनाएं उनकी, उनको खुद से असेस करें, वरना वो फिर गीबत और गॉसिपिंग हो गई। आपके अंदर ये हिम्मत ही नहीं है कि आप कभी कोई बात को प्रोसेस करके खुद से उसका हल निकालें। आपको हर वक्त कोई ना कोई चाहिए, हर वक्त कोई ना कोई, तो क्या होता है जितने लोग उतने ही सोचें और उतनी बातें, तो आप अपने फैसले नहीं लेते, फिर आप दूसरों के फैसले दूसरों को सुना रहे होते हैं। तो आई थिंक ये सीखें कि आपके ऊपर कोई सिचुएशन आ गई है और एक वक्त आता है फिर आप हेल्प मांगते हो दोस्तों से, भाइयों से, बीवी से, मियाँ से, बट उससे पहले कोशिश करें कि खुद प्रोसेस करना सीखें इस चीज़ को। सही। अच्छा जरा आपके साथ ना बोर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा हो सॉरी, पहले आप तो उसका ज़रा जवाब दें जो मैंने सवाल इनसे पूछा था। शिकायत करके दिल हल्का कर लेना चाहिए या अच्छा मैं सबसे पहली बात ये, मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो हर वक्त शिकायतें करते थे। शिकायत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर थोड़ा सा बैठ के, मैं एक्चुअली जब काम के लिए आता हूँ मैं बातें भी करता हूँ लोगों से, बहुत सोशल होके मिलता हूँ, लेकिन जब काम हटता है तो फिर मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, मैं लोगों से नहीं मिलता। ये मैं बड़ा अपने बहन भाइयों से भी, मेरा छोटा भाई साथ रहा होता है, 2-2 महीने बात नहीं होती। तो मुझ में ये बहुत स्ट्रांग मेरे अंदर ये है कि मैं इन चीज़ों का नोटिस लेता ही नहीं हूँ। बट ठीक है भाई, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो कोई बात